जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों है 73 लेक्चर और आज दोस्तों हम एनवायरनमेंट के लेक्चर में बात करने वाले हैं व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। और दोस्तों क्लाइमेट चेंज पे ये मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता है, मैं हर वीडियो में शुरू में बताता हूं कि यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस एग्ज़ाम 2027 का बैच जिसका नाम है वन मैन आर्मी बैच, क्योंकि मैं अकेला ले रहा हूँ। अब आपको लग रहा होगा शायद क्वालिटी नहीं मिल रही होगी, अकेला मैं कैसे पढ़ा पाऊँगा, तो आपको पता नहीं मैं 2019 से हूँ और 2019 से पढ़ा रहा हूँ। क्वालिटी जो है आप चेक कीजिए हमारे लेक्चर सारे देख करके। आज 73 लेक्चर है, ये क्लाइमेट चेंज पे आज तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है। ये ज्योग्राफी भी चल रही है, ठीक है, और हिस्ट्री कंटिन्यू चल रही है। एक दिन ज्योग्राफी आती है, एक दिन हिस्ट्री आती है। जब मैं 73 लेक्चर पे हूँ तो अब आप ये इंश्योर करें, एक प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है, पिछले लेक्चर देख के आए तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ आएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो दोस्तों आप समझ गए क्वालिटी। दोस्तों हमारा पहला पर्पज ही हर लेक्चर का यही है कि आपका यूपीएससी की डेप्थ में जाना चाहिए, कंटेंट क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा कोई बैच पैड है ही नहीं। तो मैं अगर फ्री पढ़ा रहा हूँ तो यही सोच के तो पढ़ा रहा हूँ कि मेरा जितना अच्छा कंटेंट होगा उतना ही मेरी जो है पहुँच अच्छी बनेगी, रीच अच्छी बनेगी। ऐसे हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? तो बस यही वर्चस्व स्थापित करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों परसों भी हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की, आज भी जो है बात की और कल भी जो है बात की थी। आज थर्ड लेक्चर है क्लाइमेट चेंज के बारे में और आज क्लाइमेट चेंज आपका ख़त्म हो जाएगा। साथ ही में कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं उनको भी जो आज कवर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। और क्लाइमेट चेंज दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं यह 73 लेक्चर है। इससे पहले कि आप लेक्चर जो है सारे देख के आएँ तो आपको बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ जो है वो मज़ा नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए क्लाइमेट चेंज का जो है प्रभाव हमने कल परसों काफ़ी डिटेल में बात की। आज जो है राह बुचा और भी ख़त्म कर लेते हैं। दोस्तों क्रायोस्फीयर को भी नुकसान होगा, क्लाइमेट चेंज से क्रायोस्फीयर को भी नुकसान होगा। अब ये सर आप कहोगे सर क्रायोस्फीयर क्या होता है? क्रायोस्फीयर दोस्तों होता है जो जमा हुआ हिस्सा होता है ना धरती पे, जितना भी फ्रोजन पार्ट है, ठीक है, जितना भी फ्रोजन पार्ट है, चाहे वो ग्लेशियर हो, ठीक है, चाहे वो जो है आइस सीट हो, कुछ भी दोस्तों दुनिया में जो भी जमा हुआ है। दोस्तों क्रायोस्फीयर की जब बात हो ही रही है तो आप क्रायोस्फीयर के कुछ कंपोनेंट होते हैं उनको भी देख लीजिए। जैसे ये अगर आप इधर देख रहे हो तो दोस्तों ये आइस सीट है, ठीक है, ये क्या है? आइस सीट है। दोस्तों अपनी लेक्चर की जो क्वालिटी है उसको थोड़ा बढ़ा लिया कीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत होती है। क्वालिटी उसमें होता है तो 480p में देखा कीजिए तो आपको अच्छा दिखेगा। दोस्तों ये आइस सीट होती है, ठीक है, और ये जो इससे ऊपर से गिर रही है ये दोस्तों स्नो है, ठीक है, ये जो गिर रही है ना ये स्नो है। ये दोस्तों आइस सेल्फ होती है, जैसे मैंने आपको कॉन्टिनेंटल सेल्फ बताई थी वैसे दोस्तों ये आइस सेल्फ होती है, मतलब आइस की सीट जहाँ पे ये जो है नीचे आती है, ठीक है, तो इसको हम आइस सेल्फ कहते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ 1 सेकेंड, ये दोस्तों आइसबर्ग होता है, ठीक है, जैसे टाइटैनिक जहाँ टकराया था ना वो क्या था भैया? आइसबर्ग था, ठीक है। आइसबर्ग क्या होता है? ये दरअसल समुंदर में जो है एक आइस का जो है बड़ा सा टीला होता है, ठीक है, माउंट होता है, और ज़्यादा ज़मीन के अंदर समुंदर के अंदर गहरा होता है, मतलब अंदर ज़्यादा होता है, बाहर कम निकला होता है। तो टाइटैनिक इसी से टकराया था, ठीक है, और लोग जो है मर गए थे। ये दोस्तों सी आइस है, ठीक है, समुंदर में जो बर्फ़ होती है उसको सी आइस कहते हैं, ठीक है। अब बर्ग जो होता है वो दोस्तों ज़मीन समुंदर के अंदर भी होता है, समुंदर के बाहर भी निकला होता है, ठीक है, तो आइसबर्ग होता है। दोस्तों ये अंदर तो समुंदर है, सी आपको पता ही है, ये लैंड है, भूमि है, ठीक है। दोस्तों ये रिवर होती है, ये नहीं, ये जो है लेक है, ठीक है, ये जो झील है ना, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, झील है। ये दोस्तों जमा हुआ जो नीचे हिस्सा है झील के, ठीक है, जो झील का जमा हुआ हिस्सा है नीचे, जैसे झील होती है ना ठंडे वाले इलाकों में जो नीचे होती है झील, मतलब नीचे झील का जो पानी होता है लेक का, वो दोस्तों जमा होता है, उसको कहते हैं परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, परमाफ्रॉस्ट। ये दोस्तों ग्लेशियर है, ग्लेशियर तो आपको पता ही होगा, उसमें क्या ही आपको बताएं, ठीक है। और स्नो आपको बता ही चुके जो गिरती है आसमान से, ठीक है। ये आइस कैप है, ठीक है, बर्फ़ की जो है आइस कैप इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कुल मिला करके, ठीक है। तो ये दोस्तों चीज़ें आपको समझ में आई। तो दोस्तों यही क्रायोस्फीयर होता है, इसी में सारी चीज़ें होती हैं। दोस्तों क्लाइमेट चेंज का प्रभाव ये पड़ता है, क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? क्लाइमेट चेंज का दोस्तों सबसे बड़ा प्रभाव ये दुष्टकारी यही पड़ता है कि क्रायोस्फीयर पिघलने लगता है। आप कहोगे सर जब पिघलेगा तो इससे क्या दिक्कत होगी? तुम्हें काहे की दिक्कत? तुम्हारे पेट में काहे चूहे कूद रहे हैं? भैया हमारे चूहे तो इसे कूदेंगे, ठीक है। तो क्रायोस्फीयर दोस्तों जो है जब ये पिघलेगा तो समुद्र में जो जलस्तर है वो बढ़ेगा, और जब समुद्र में जलस्तर बढ़ेगा तो आगे की कहानी तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। जो इलाके होंगे मुंबई जैसे वो सब डूब जाएंगे समुद्र के जलस्तर बढ़ने से, या जो कोस्टल एरिया होंगे, समझ रहे हो?
तो क्रायोस्फीयर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है क्रायोस्फीयर पे। ठीक है, सब ये पिघल जाएगा, जल स्तर बढ़ जाएगा समुद्र में, और वो कहीं जो इलाके होंगे वो सब डूब जाएंगे। ठीक है, लेकिन पिघलने का दोस्तों फ़ायदा ये होता है, जैसे ग्रीनलैंड है तो उस पर दोस्तों सब बर्फ़ जमी है, वो जब पिघल जाएगी तो वहाँ पर रहने योग्य हो जाएगा। तो अमेरिका इसीलिए तो कब्जा करना चाहता है। और ग्रीनलैंड पे क्या है, ग्रीनलैंड पे दोस्तों आपको पता है कि मिनरल्स भी बहुत सारे हैं, तो अमेरिका इसी चक्कर में है। जैसे अलास्का देखिए, अलास्का रूस ने किसको बेचा था, रूस ने बेचा था, अमेरिका को बेचा था अलास्का को। अलास्का जो है पहले रूस का था, यूएसएसआर का, लेकिन किसको बेच दिया अमेरिका को। पहले बर्फ़ जमी होती थी, लेकिन अलास्का धीरे धीरे पिघल गया, और आज अलास्का जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यूएस के लिए, वहाँ से इतने सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो दोस्तों यही फ़ायदा होता है कि ये चीज़ होती हैं, समझ रहे हैं। तो दोस्तों सब जमे हुए इलाके होते हैं, मतलब कितनी मज़ा आती होगी है, बढ़िया उछलो कूदो नहाओ दूधो नहाओ पूतो फलो। ठीक है, खूब। ये दोस्तों अलास्का देख लीजिए। ठीक है, 1909 में अलास्का जो है ऐसा जमा हुआ करता था। ठीक है, ये देखो नीचे वाली जो सीट है ना, ये अलास्का की है, और ये 2004 में देखो कितना बढ़िया। तो यूएस की तो बल्ले बल्ले हो गई, सस्ते में खरीद लिया, पैसा भी निकल आया जितने मिनरल थे, और जगह भी मिल गई। तो कितनी बढ़िया मज़ा आई अमेरिका को, है ना। रूस भी उल्लू था, टेरिटरी नहीं बेचनी चाहिए। ठीक है, जगह नहीं बेचनी चाहिए कभी भी जल्दी। ठीक है, चाहे वो किसी भी जगह हो, तुम्हारी भी जगह अगर हो तो उसको नहीं बेचना चाहिए, ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। या तो दूसरी जगह खरीद लो तो चलो ठीक है, बहुत से लोग जो है बेच देते हैं, तो वो गलत बात है, गंदी बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो दोस्तों क्रायोस्फीयर जो है वो भी पिघलना स्टार्ट हो जाता है क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, जैसे जो अर्थ पे जैसे स्नो है, ग्लेशियर है, आइस कैप है, सी आइस है, जमी हुई जो लेक होती हैं, रिवर्स होती हैं, परमाफ्रॉस्ट हो गई। ठीक है, और ये सब दोस्तों पिघलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और भी होती है, देखो पिघलेगा तो जलस्तर तो बढ़ेगा ही, लेकिन यहाँ पे अल्बीडो इफेक्ट भी गायब होने लगता है। अब दोस्तों अल्बीडो इफेक्ट क्या है, अल्बीडो इफेक्ट मतलब ये है कि जैसे मान लो ये आइस की सीट थी, ये बर्फ़ की सीट थी। ठीक है, ये बर्फ़ की मान लो सीट थी, कहाँ गई, तो इस पर दोस्तों जब लाइट पड़ती थी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती थी ऊपर, लेकिन बर्फ़ तो गई पिघल, तो लाइट अब दोस्तों अंदर आ जाएगी समुद्र जो है उसको पीने लगेगा लाइट को, मतलब सूरज की किरणें, तो गर्मी तो और बढ़ेगी, समझ रहे हो। तो पहले क्या होता था, अल्बीडो इफेक्ट होता था, अल्बीडो मतलब रिफ्लेक्ट कर देती थी ये आइस सीट, लेकिन अब रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, तो और हीटिंग बढ़ेगी और वार्मिंग होगी। बात समझे भाई। तो दोस्तों क्रायोस्फीयर का पिघलना क्लाइमेट चेंज का कारण है। ठीक है, क्रायोस्फीयर की दोस्तों बात की जाए तो अर्थ में जितना फ्रेश वाटर है ना, अर्थ पे जितना पीने लायक फ्रेश वाटर है, उसमें दोस्तों 69% जो है वो क्रायोस्फीयर में ही है, मतलब जमा हुआ है, पानी है। तो उसको पहले पिघलाओ और फिर जो है उसको पियो, ऐसे चुल्लू बांध करके, लाओ हम भी पी लें। ठीक है, तो इसे दोस्तों जो है क्रायोस्फीयर जो है पूरी दुनिया में आपने देखा पिघलने का कारण, और पिघलने के पीछे उसके विनाशकारी कारण क्या होंगे वो भी मैंने आपको बताया। दोस्तों क्रायोस्फीयर जो है उसमें अर्थ का फ्रेश वाटर, याद रखिएगा पूरा वाटर नहीं, फ्रेश वाटर का 69% क्रायोस्फीयर में है। समझ रहे हो, तुम्हारे पीने के लिए बहुत कम पानी है, जैसे हमारे लिए तो बहुत कम पानी है। तो दोस्तों जब और दोस्तों जब ये आइस पिघलती है ना, तो ये रिवर को कंट्रीब्यूट करती है। किसको, रिवर, पानी जो है उसी में पिघल पिघल के जाता है, तो रिवर नदी चलती है उससे। ठीक है, तो क्रायोस्फीयर दोस्तों क्रूशियल रोल प्ले करता है अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, क्योंकि ये अल्बीडो इफेक्ट इसमें होता है, मतलब लाइट को जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, तो सोलर रेडिएशन उतनी धरती पे आ नहीं पाती है। लेकिन जब ये क्रायोस्फीयर खत्म होने लगेगा तो रिफ्लेक्ट कौन करेगा, तो फिर जो अल्टीमेटली धरती गर्म होगी। सीजनल जो मेल्टिंग होती है, फ्रीजिंग होती है आइस बॉडी की, ठीक है, उसमें भी चेंज आ जाएगा। अरे भैया सीजनल चेंज क्या होता है, जैसे सर्दी आती है तो आइस बर्फ़ पानी जम जाता है, और जब गर्मी आती है तो बर्फ़ पिघल जाती है थोड़ी सी, तो इसमें भी चेंजिंग हो जाएंगी, फिर पता चला जम ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो है आपने इफेक्ट देखा। ठीक है, वाइट सरफेस जो आइस की होती है, स्नो की होती है, वो दोस्तों लॉस्ट हो जाती है। इससे दोस्तों जो है अल्बीडो इफेक्ट कम हो जाता है, और फिर उससे अर्थ का जो हीट बजट है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि धरती पर लाइट तो खूब आ रही है, बाहर जा ही नहीं रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे दोस्तों इंसोलेशन ज़्यादा आएगी धरती पे एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर दोस्तों फर्दर इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्बीडो और कम हो जाएगा जैसे जैसे पिघलता चला जाएगा। तो दोस्तों
ऑनगोइंग मेल्टिंग एसोसिएशन विद ग्लोबल वार्मिंग एक्सपेक्टेड टू अल्टर ओशियन सैलिनिटी। और दोस्तों जैसे जैसे पिघलेगा पानी, मैंने क्या बताया, जब क्रायोस्फीयर पिघलेगा तो पानी ज़्यादा मिलेगा समुद्र में, जब पानी ज़्यादा मिलेगा तो समुद्र के में बताओ जो सैलिनिटी है वो कम होगी कि ज़्यादा होगी? सिंपल सा बताओ, सैलिनिटी कम होगी समुद्र की कि ज़्यादा होगी? अरे भैया सैलिनिटी कम हो जाएगी, नमक पानी कम हो जाएगा क्योंकि शुद्ध पानी मिल रहा है उसमें। तो सैलिनिटी जब कम होगी तो दोस्तों डेंसिटी भी कम हो जाएगी। बात समझे भाई? जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो दोस्तों आपको पता है कि वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होता है, समझ रहे हो? तो ये पूरा सिस्टम चेंज होने वाला है, ठीक है। तो माउंटेन एरिया जैसे बात कर लो, हिमालय कर लो, आल्प्स कर लो, एंडीज कर लो, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो है ग्लेशियर लेक आउटबस्ट आपको देखने को मिलते हैं फ्लड के, ठीक है। तो दोस्तों ये ग्लेशियर लेक आउटबस्ट आपने देखा होगा, पंजाब में कभी बाढ़ आ जाती है, जैसे इस बार तो आसाम में आई है, ठीक है। तो उत्तराखंड में कभी आ जाती है। तो दोस्तों ये सब ग्लेशियर लेक आउटबस्ट क्यों होता है? जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं वो फट जाते हैं, फाट पड़ते हैं, और उससे दोस्तों नियर बाई जो कम्युनिटी होती है, इको सिस्टम होता है, पूरा डैमेज हो जाता है, समझ रहे? जब देखो नहीं, जब ग्लेशियर फटता है इतनी तेज़ पानी बहाव आता है। ग्लेशियर लेक आउटबस्ट देखा कभी? चलो दिखाते हैं। ग्लेशियर लेक आउटबस्ट जब होता है ना, इसी का कारण है, ग्लेशियर एकदम जो है फाट पड़ता है पानी सब, ठीक है। तो दोस्तों इससे बहुत डैमेज होता है, जो लोग वहाँ पर रहते हैं ना सब बह जाते हैं, मर जाते हैं। सिर्फ इंसान नहीं मरते हैं बल्कि वहाँ पे जो सामान है, जो जान माल है, वो भी तो ख़त्म होता है ना, उसका भी तो प्रॉपर्टी का भी तो नुकसान होता है। दोस्तों ये पूरा प्रकोप जो है ग्लेशियर लेक आउटबस्ट का देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखिए इसे जो है पूरा फट पड़ता है और सब जो है बहा ले जाता है, ठीक है, पानी एकदम तेज़ी से। तो आगे दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। आइस शीट और परमाफ्रॉस्ट दोस्तों जो है क्या करती है? ट्रैप करती है ग्रीन हाउस गैसेस को। आइस शीट जो होती है ना और परमाफ्रॉस्ट जो होती है उसमें दोस्तों ग्रीन हाउस गैस होती है, जैसे मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वो दोस्तों उसके फॉर्मेशन के समय पे उसमें कैप्चर होती है। ये भी दोस्तों कितने सारे पॉइंट हैं एक ही चीज़ से रिलेटेड, लिखते रहिए, डायरी में लिखते रहिए, ठीक है। पॉइंट ही बस आपको लिखना है, पॉइंट ही रेडी करना है। ये नहीं कि हमारा जो है पूरा चाँप रहे हो टेक्स्ट, ये चाँपने की जरूरत नहीं, बस पॉइंट लिख लो, अपने बना लो। यही बनाने का तरीका होगा, तुम स्मार्ट हो गए तो तुम बना लोगे। बाकी जो उल्लू होंगे वो जो है सोचेंगे नोट्स कहाँ मिलेंगे। अरे मूर्ख, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम लिख लो। पॉइंट ही तो है, एक लेक्चर देखते रहो, पॉइंट लिखते रहो, और क्या, यही स्मार्टगिरी होती है और क्या होती है। और कोई मूर्ख होगा वो सोच रहा होगा PDF उसको मिल जाए। हाँ भैया ज्ञान मिल रहा है, उसको पहले बटोरो, ये कहीं नहीं तुम्हें मिलेगा, फ्री में तो भूल जाओ, ठीक है। दोस्तों आइस शीट और जो परमाफ्रॉस्ट होते हैं उसमें क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस होती हैं, जैसे मेथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। ये तब दोस्तों उसमें कैप्चर हुई थी जब वो फॉर्मेशन उनका हो रहा था। और दोस्तों जब ये शीट पिघल जाएगी तब क्या होंगी? वो रिलीज हो जाएंगी भाई साहब, खतरा के खिलाड़ी। तो 1 मिलियन दोस्तों, आपको बात मैं बता दूं कि आज 73 सिर्फ लेक्चर नहीं है, 73 आज वीडियो, 73 आज दिन भी है, 73वां दिन। सोचा आपने कभी इतिहास में कभी ऐसा देखा कोई टीचर जो डेली पढ़ाता हो UPSC के लिए? 22 साल का बालक, नहीं देखा होगा। हाँ दोस्तों, मिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। आइस दोस्तों जो है, जो ट्रैप थी, आइस हैव आल्सो ट्रैप्ड बीनीथ देम मैनी ऑर्गेनिज्म। दोस्तों इसके नीचे जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। एक बात और मैं बता दूं, ये जो आइस शीट होती है ना, इसके नीचे क्या होता है? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कई सारे वायरस भी होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे जो है ये पिघलेगी, ठीक है, तो वायरस भी दोस्तों खतरे ऊपर आने के चांसेस रहते हैं, समझ रहे हो? जब वायरस आएंगे मतलब तुम्हें खा जाएंगे, ठीक है, एकदम ऐसा, ठीक है। दोस्तों अगली बात करते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिका की, ठीक है। आपको पता है कि आर्कटिक और अंटार्कटिका, जिनको नहीं पता भाई साहब, मैं सब पढ़ा के आया हूँ, मैपिंग में मैंने सब कवर किया है। तुम्हारे हो सकता है टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा आर्कटिक और अंटार्कटिक, मैंने वो पढ़ाया है। 73 लेक्चर आप देख रहे हो, आपको पता है, कुछ अंदाजा है कितना आप गोल करके आए हो? प्लेलिस्ट पे जाओ, देखो जाकर 1 नंबर से। तुम्हें मज़ा ना आए तो हमसे कहीं ना पैसा वसूल तुम्हारा। आर्कटिक और अंटार्कटिक देख लो बेटा क्या होते हैं। तो ये भी दोस्तों क्रायोस्फीयर का एक पार्ट है। आर्कटिक और अंटार्कटिक आपको पता है कि जमे वाले ही तो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जब मेल्टिंग स्टार्ट होगी तब इसके भी दोस्तों बहुत सारे डिवेस्टेटिंग जो है कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेंगे। अल्बीडो इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि आर्कटिक और अंटार्कटिक से भी जो है लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाएगी, उतनी नहीं होगी, ठीक है। और जैसे जैसे दोस्तों जो है पोल, आर्कटिक और अंटार्कटिक आपको पता है भैया पोल में है, ध्रुव में है, हीट होंगे तो आइस पिघलेगी, अल्बीडो जो है वो कम हो जाएगा, तो जेट स्ट्रीम जो है वो भी दोस्तों इफेक्ट हो जाएंगी,
अब जेट स्ट्रीम का क्या रहता है भाई साहब, जेट स्ट्रीम पे मैंने एक लेक्चर सेपरेट ले रखा है, उसको पहले देखो जा करके, समझ रहे हो, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ओशियन करंट और विंड पे भी दोस्तों प्रभाव पड़ेगा। जब आइस दोस्तों पिघलेगी तो मैंने क्या बताया, सैलिनिटी कम होगी, सैलिनिटी कम होगी तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है। इससे ओशियन जो करंट है, मैंने क्या बताया, डेंसिटी भैया जब, अरे भैया तुमने क्लास 10th या 11th, क्लास 10th या 9th पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल याद है? आर्किमिडीज का नहीं याद होगा तो डेंसिटी वाला तो याद ही होगा, समझ रहे हो। तो उसमें क्या बताया गया था, यही तो बताया गया था कि डेंसिटी चेंज होगी तो भाई साहब मूवमेंट होगा पानी में, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, समझ रहे हो। तो सैलिनिटी कम हो रही, डेंसिटी कम हो रही, डेंसिटी कम होगी तो भैया जो ओशियन करंट पहले चल रहे होंगे उनमें चेंज हो जाएगा, जो विंड हवाएं चल रही होंगी उनमें भी चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो, ओशियन करंट का संबंध होता है किससे, प्रिवेलिंग विंड से, और प्रिवेलिंग विंड में चेंज हो जाएगा, ओशियन करंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही सब लफड़ा हो जाएगा समुद्र में उल्टा सीधा। सी लेवल दोस्तों बढ़ जाएगा तो आसपास के जो रास्ते होंगे, आसपास के जो इलाके होंगे उनमें फ्लडिंग हो सकती है, बाढ़ आ सकती है। और ये दोस्तों इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जैसे मुंबई ले लो, बम 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 बम्बई, बम्बई हमका जम गई, सोच के सारी दिल की धड़कन जम गई, बम 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 बम्बई, बम्बई हमका जम गई, ठीक है। तो दोस्तों ये 7 आइलैंड है बॉम्बे के, मैं आपको बता दूं, बॉम्बे जिनको नहीं पता भाई साहब 7 आइलैंड का ही है बॉम्बे, समझ रहे हो, ये है बॉम्बे, बॉम्बे माया नगरी, समझ रहे हो, देश की आर्थिक कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल, बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है, समझ रहे हो। हाँ, किसी को चाहे तो ये भगवान बना दे, किसी को चाहे तो कुछ भी बना दे, समझ रहे दोस्तों। मुंबई है, मतलब यहाँ पे जो गया है वो या तो बहुत बड़ा आदमी बना है, ठीक है, और या तो बिल्कुल गया ही है। तो ये दोस्तों मुंबई है, माया नगरी, ठीक है। तो दोस्तों ये एक प्रकार से आइलैंड ही है, 7 आइलैंड का ग्रुप है बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे, बस समझे भाई। ये दोस्तों उनके नाम भी आइलैंड के, हो सकता है आज आपको पहली बार पता चल रही हो ये बात दोस्तों। जैसे इस बार देखो मुंबई में इतनी जो फ्लड आई थी, फ्लड नहीं मतलब फ्लड नहीं आई थी, पानी इतनी तेज आया था, ठीक है, पानी इतना बरसा था, ठीक है, जुहू बीच। तो इम्पैक्ट क्या होता है आर्कटिक मेल्टिंग की, क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। तो वीकनिंग जैसे जैसे होगी दोस्तों पोलर वर्टेक्स की। अब भाई साहब आप कहोगे सर पोलर वर्टेक्स क्या होता है? बेटा हम क्लाइमेट चेंज 73 लेक्चर में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम पहले बेसिक बता के आए हैं, पोलर वर्टेक्स बता के आए हैं, इनका जेट स्ट्रीम से क्या ताल्लुक होता है बता के आए हैं। तो अगर तुमने वो बेसिक कॉन्सेप्ट देखे नहीं और खुद पढ़ोगे आकर 73 लेक्चर में और फिर कहोगे मैं समझ में नहीं आया, वही बात हो गई कि निकलते रहे नहीं। एक पहले जो है इधर चलता था इसे डायलॉग जैसा कि फिर कहते हो अंधेरा है कुत्तों ने खदेरा है, समझ रहे हो, पता नहीं मैं याद नहीं आ रहा है। ठीक है। तो दोस्तों पोलर वर्टेक्स जैसे जैसे दोस्तों क्या होगा, वीक होगा पोलर वर्टेक्स, ठीक है। तो जो पोलर जेट स्ट्रीम है वो मेंडर करना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे भाई साहब। पोलर जेट स्ट्रीम जो होती हैं, पोलर जेट स्ट्रीम, पोल वाली जो जेट स्ट्रीम होती हैं वो मेंडर करना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगी, मतलब सांप के जैसे से। अरे भाई साहब कल ही पढ़ाया था यार, ये तो कल ही पढ़ाया था, ठीक है। तो पोलर जेट स्ट्रीम है, जब पोलर वर्टेक्स दोस्तों स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं पोलर वर्टेक्स जब दोस्तों वीक हो जाएगा तो जो मेंडरिंग है इनकी पोलर जेट स्ट्रीम की, ये जेट स्ट्रीम होती हैं, ठीक है, सांप जैसी, ये ऊपर चलती हैं, ठीक है, ये हैं पोलर जेट स्ट्रीम, देख लो बालक, एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है, एक पोलर जेट स्ट्रीम होती है, ठीक है। तो जब पोलर वर्टेक्स वीक हो जाएगा तो दोस्तों इनकी मेंडरिंग और ज़्यादा हो जाएगी। मेंडरिंग मतलब सांप के जैसे एकदम घूम घूम के ऐसे चलेंगे, ठीक है। और इससे होगा क्या, इससे दोस्तों होगा ये कि फिर बहुत ज़्यादा जो है कोल्ड स्पेल आएंगे। कहाँ पे भाई साहब? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में। पता चला एकदम जो है तमाचा जैसा पड़ रहा है ठंडी का, समझ रहे हो, कोल्ड स्पेल आएंगे। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में, ठीक है। क्योंकि जो कोल्ड एयर मास है वो दोस्तों अब साउथ वार्ड मूवमेंट कर पाएगा नीचे की ओर, और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की लंका लग जाएगी ठंडी ठंडी ठंडी। पता चला 2 वोडका उनको और पीने पड़े। तो इससे क्या होगा, इससे दोस्तों होगा क्या, ऊपर से चिल्ड साउथ वार्ड मूवमेंट होगा ठंडी हवा का, और नीचे दोस्तों वार्म एयर होगी लोअर लैटिट्यूड में, ठीक है। तो इससे दोस्तों क्या होगा
कि इससे टेम्परेचर स्टॉर्म आएंगे, नहीं टेम्परेट स्टॉर्म आएंगे, समझ रहे हो, तो टेम्परेट रीजन में तूफान आएंगे, ठीक है। और दोस्तों ये जब टकराएंगे ना लोअर लेटीट्यूड पे वार्म एयर और हायर लेटीट्यूड से आई हुई ठंडी एयर, जब ये दोस्तों जो है इससे जो है हीट डोम इफेक्ट भी बढ़ेगा, मतलब हीट डोम इफेक्ट भी जो है इसमें देखने को मिलेगा नीचे के लेवल पे। ऊपर तो ठंडा वाला चल रहा है मामला, ठीक है। और टेम्परेचर नहीं टेम्परेट स्टॉर्म भी देखने को मिलेंगे। अब भैया तुम्हें अगर टेम्परेट नहीं पता है, समझ रहे हो, तो भाई खतरे की बात है। बेसिक तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, फिर तुम कहो कि टेम्परेचर क्या होता है, तो भाई साहब टेम्परेट स्टॉर्म देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो। और ऊपर कोल्ड स्पेल देखने को मिलेगा कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। और दोस्तों जो नीचे वाले इलाके होंगे, ठीक है, जहाँ पे लोअर लेटीट्यूड में मिल रहे होंगे आकर के वार्म एयर और कोल्ड एयर, वहाँ पे दोस्तों हमें जो है क्या देखने को मिलेंगे, वहाँ पे हमें टेम्परेट स्टॉर्म देखने को मिलेंगे। साथ ही में हीट डोम इफेक्ट भी कहीं कहीं पे देखने को मिल सकता है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में क्या मिलेगा, वहाँ पे दोस्तों कोल्ड स्पेल हमें जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे। दोस्तों ह्यूमन एक्टिविटी को लेकर ज़रा बात कर लेते हैं। न्यू नेविगेशन रूट, दोस्तों इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, समझ रहे हो। अगर जो है ये पिघलेगा, ठीक है, तो इसके कुछ फ़ायदे ये हैं कि न्यू नेविगेशन रूट मिल जाएंगे। कैसे भैया, जैसे आज देखो ग्रीनलैंड जो है वो जमा रहता है, बर्फ़ वहाँ पे जमा रहती है, तो हमें नेविगेशन रूट नहीं मिल पाता है। अरे भाई साहब ग्रीनलैंड जो है वहाँ पे बर्फ़ ही जमा रहती है। और ऊपर आप आर्कटिक सर्किल पे बात करो तो वहाँ पे रूस के ऊपर से कहाँ जा सकता है, जा ही नहीं पाओगे रूस के ऊपर से, समझ रहे हो। तो ये दोस्तों नए रास्ते खुल जाएंगे नेविगेशन के लिए, जाने आने के लिए, समझ रहे। जब बर्फ़ पिघलेगी भाई साहब, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो विनोद, ये देखो, कहाँ देख रहे हो, ग्रीनलैंड के ऊपर से जो है तुम जा सकोगे बढ़िया से। और ये जो आर्कटिक ओशन ऊपर देख रहे हो ना, ये आज जमा रहने का मतलब फ्रोजन रहता है, तो दोस्तों रूस के ऊपर से भी जाया जा सकता है फिर। तो दोस्तों दो नए तो रास्ता खुल जाएंगे, नेविगेशन रूट मिल जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और बताई गई स्टडी में कि नए रास्ते तो खुलेंगे, लेकिन क्या हो सकता है कि थोड़ा खतरा भी हो सकता है जहाज़ों को। जैसे ग्रीनलैंड है, मान लो वो पिघल रहा है, अब कितना पिघला है कितना नहीं पिघला है पता चला, अंदर जो है एकदम वैसे ही फैला रखा हो, तो पता चला कोई जहाज़ जा रहा हो, पता चला उसमें टकरा जाए जा करके, तो टाइटैनिक जैसी घटना हो जाए, समझ रहे हो। तो ये भी हो सकता है। और दोस्तों आर्कटिक शिपिंग रूट ऊपर खुल जाएगा, रसिया वाला नहीं है, ये ऊपर रूस के ऊपर, यहाँ से भी जो है व्यापार बढ़िया से फिर हो पाएगा। ये चाइना है ना, सब वहाँ पे नज़र क्यों गड़ाए हैं आर्कटिक वाले, इसीलिए लगाए हैं बढ़िया सा। ऊपर जहाँ बर्फ़ जमी है ना, ऊपर तो बर्फ़, ये नक्शा दिखाया नहीं गया है, ऊपर बर्फ़ पूरी जमी है, ठीक है। रिसोर्स दोस्तों मिलेंगे अगर ये पिघलेगा, ठीक है, तो रिसोर्स मिलेंगे, ईजियर एक्सेस हो पाएगा नेचुरल रिसोर्स को, समझ रहे हो। वाइल्ड लाइफ और फिशरी, ठीक है, सीधी सी बात है कि भाई साहब लोकल जो कम्युनिटी हैं, ठीक है, वो फिशरी कर सकेंगी, मछली पालन और ये सारी चीज़ें कर सकेंगी, समझ रहे हो। और ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर जो है ये सब पिघलता है तो दोस्तों ग्लेशियर लेक आउटबस्ट तो देखने को मिलेगा। मरकरी कंटेमिनेशन, दोस्तों ये क्या बताती है, ये दोस्तों ये बताती है कि जैसे जैसे ये दोस्तों परमाफ्रॉस्ट और आइस जो है पिघलेगी, ठीक है, तो इसमें जो ट्रैप मरकरी है, ठीक है, वो दोस्तों कंटेमिनेशन जो है हो जाएगा उसका, गंदगी, मतलब जो मरकरी उसमें ट्रैप थी परमाफ्रॉस्ट और आइस वगैरह में, तो वो दोस्तों जो है मरकरी जो उसमें ट्रैप थी, वो दोस्तों हो सकता है कि आर्कटिक का जो इकोसिस्टम है, ठीक है, उसमें घुल जाए, कंटेमिनेट कर दे पानी को। और दोस्तों आपको पता है कि मरकरी से कौन सा रोग होता है भाई साहब, मिनीमाता रोग। कौन सा रोग होता है, मिनीमाता, जापान का, जापान तबाह था इसी से, मरकरी वाले से, समझ रहे हो। इसके लिए प्रोटोकॉल लानी पड़ी थी, एनवायरनमेंट में हम ही पढ़ाएंगे, टेंशन ना लेना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अंटार्कटिक मेल्टिंग का क्या दुनिया पे इफेक्ट पड़ेगा। अंटार्कटिक अगर मेल्ट करेगा दोस्तों, जेट स्ट्रीम और पोलर वर्टेक्स, ठीक है, ये तो वीक हो ही जाएंगे, ठीक है, और ये वेदर पैटर्न चेंज कर देंगे साउथ अमेरिका, साउथर्न अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इनकी वीकनिंग से क्या हो जाएगी, विंटर में हीट वेव देखने को मिलेंगी अंटार्कटिका में, ठीक है, विंटर हीट वेव मिलेंगे अंटार्कटिका में, ठीक है।
जैसे टेम्परेचर जो है 2024 में अंटार्कटिका में कितना बढ़ गया पता, -25 से -25 से टेम्परेचर कितना चला गया, -25 से दोस्तों टेम्परेचर चला गया -30। समझ रहे हो? ये टोपा चंद्र ने कहीं गलत तो नहीं बुक में लिख दिया है? टेम्परेचर जो है ये तो घट रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ कहाँ रहा है? टेम्परेचर राइजिंग -25 to -30 डिग्री सेल्सियस इन मिड जुलाई कंपेयर टू द टिपिकल। अच्छा हाँ, सही कहा कि टेम्परेचर जो है उसमें बढ़ोतरी में देखने को मिली है अंटार्कटिका में। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 आंकड़े बताए गए हैं। 2024 में दोस्तों क्या हुआ अंटार्कटिका में, पहले टेम्परेचर यहाँ पे रहता था -50 से लेकर के -60 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, माइनस में जो ज़्यादा वाली चीज़ होती है वो कम होती है, और जो कम वाली चीज़ होती है माइनस में वो ज़्यादा होती है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्लास 6 में पढ़ाई जाती है मैथमेटिक्स में, पता होनी चाहिए। तो पहले दोस्तों टेम्परेचर यहाँ रहता था अंटार्कटिका में -50 से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब दोस्तों 2024 में हमें यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिला -25 से -30 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो सकता है आधे के पल्ले ना पड़ी हो। भाई साहब बेसिक यार बात है, क्लास 6 में पढ़ाई जाती है, तुम कहाँ आई उसकी तैयारी करने चले आए। अब ह्यूमन एक्टिविटी की बात कर लो दोस्तों। क्लाइमेट चेंज जब होगा, ठीक है, तो साइंटिफिक रिसर्च जो है अंटार्कटिका में वो प्रभावित होगी। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च जो है अंटार्कटिका में प्रभावित होगी। हो सकता है एक दूसरे देश जो है एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करना स्टार्ट कर दें, नहीं भैया अंटार्कटिका हमारा है। जैसे आज दोस्तों अंटार्कटिका में जो ज्यूरिसडिक्शन है भारत का, मैं आपको बता दूं कि भारत जो है अंटार्कटिका में ज्यूरिसडिक्शन, भारत का पहले सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था अंटार्कटिका में। ठीक है, तो भारत सरकार ने एक लॉ पास किया था अंटार्कटिका एक्ट 2023, जिससे क्या होता था कि भारत का अगर कोई साइंटिस्ट वहाँ पे जाता है और मान लो वहाँ पे कोई खतरनाक एक्टिविटी करने लगे जाकर अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका दोस्तों पूरी दुनिया में सिर्फ रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे कोई भी देश जो है अपना कब्जा नहीं कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। लेकिन अब पहले क्या होता था, जब मान लो मैंने कोई पाप कर दिया जाकर अंटार्कटिका में, ठीक है, तो इसके लिए भर्ती होती है दोस्तों, अंटार्कटिका में जाने के लिए भर्ती होती है। जैसे थोड़े दिन पहले विज्ञापन निकला था जिसमें आप अंटार्कटिका जाओगे और बहुत सारा आपको पैसा मिलता है। ठीक है, घर और नहीं बैठा आ पाओगे। ठीक है, पता चला वहाँ तो तूफान आया, पता चला तुम निकल लिए। तो अंटार्कटिका में दोस्तों जाने के लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी भर्ती निकलती रहती हैं। ठीक है, वहाँ पर रिसर्च होती है, जैसे कोई जो है सेविंग वाला है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, कपड़े धोने वाले काम, तो ये बहुत सारे काम होते हैं जो वहाँ पे लोग करते जा करके हैं। ठीक है, मतलब सरकार के द्वारा ही भेजा जाता है। पहले सोचो कानून ही नहीं था, तो अगर तुमने वहाँ पे कोई कांड कर दिया तो भारत सरकार उनको दंडित ही नहीं कर सकती थी। तो फिर भारत सरकार ने जो है 2023 में एक लॉ लाई जिससे उनको दंडित किया जा सकता है। तो अंटार्कटिका दोस्तों एक ट्रीटी है जिसके तहत वहाँ पे हर देश अपनी रिसर्च कर सकता है बस। लेकिन दोस्तों जब भी बर्फ़ पिघलेगी तो हो सकता है अमेरिका जैसे डोनाल्ड ट्रंप की उसकी नीयत ख़राब हो जाए, वो कहे नहीं ना अंटार्कटिका हमारा है, यहाँ हाथ मुझे दे दे ठाकुर। समझ रहे हो? तो डोनाल्ड ट्रंप तो पता चलो वो तो कोई भी एक तुक्का निकाल देगा, वो बता देगा कि मेरे पिता के पिता जो है एक बार वहाँ पे गए थे। समझ रहे हो? और उन्होंने वहाँ पे थूका था, तो जो है वहाँ पे देखो आज भी लार्वा दिख रहा होगा, तो वो कुछ भी आर्गूमेंट निकाल देगा और फिर दुनिया का चाप चुप बैठेगी। चाइना है, रूस है, ठीक है, फिर बवाल पैदा होगा। ज़मीन के लिए बवाल होता है। अब देख लीजिए ना, पूरी दुनिया में दोस्तों बवाल की मेन जो जड़ है वो ज़मीन ही है, हम तो बता रहे हैं। समझ रहे हैं? भाई भाई में विवाद है ज़मीन के पीछे, महाभारत हुई ज़मीन के पीछे, रामायण किस कारण हुई थी? रामायण किस लिए हुई थी? अच्छा, रामायण जो है वो एक महिला के पीछे हुई थी। आई एम सॉरी, थोड़ा सा भावना सुना लिया करो, मतलब कभी कभी हो जाता है। माता सीता के उस कारण हुई थी। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और भी है, अगर थोड़ा सा आप बुरा ना माने, एक पर्सपेक्टिव है दोस्तों, चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो, वो दोस्तों एक वुमेन के चक्कर में ही हुई हैं दोनों। ठीक है, अब हो सकता है फेमिनिज्म वाले मेरे खिलाफ फतवा जारी कर दें। महाभारत में देखो गंधारी ने क्या कहा था कि अंधों के यहाँ अंधे ही पैदा होते हैं, महाभारत हुई। ठीक है, अब देखो यार, सुनने की हैबिट डाला करो। अगर तुम पढ़ाई करते हो ना, तुम्हारे अंदर टॉलरेंट अगर नहीं है तो बड़ी विचित्र बात है। मतलब हमारे हिंदुस्तान में इतनी, मतलब एक टीचर ने क्लास में बस इतना कह दिया था कि रामायण और महाभारत मिथोलॉजिकल घटनाएं हैं, तो उसको जॉब से निकाल दिया। क्या मतलब, ये देश कितना, क्या मतलब जो है छोटी छोटी बातों पे, अरे निकल गया उससे गलती से। ठीक है, और उसने कोई मतलब ऐसा नहीं कि मान लो उसने गलत कह दिया हो तो तुम्हें ही मैं दे दो, प्रूफ दे दो करके। मतलब भावनाएं सब सही हैं, एकेडमिक लेवल पे ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, भावनाओं की नहीं बात होनी चाहिए। सीधा जो बात है वो सीधी बात है।
हाँ, पब्लिकली जब हम बोलेंगे तो वो बात अलग है। अगर हम एकेडमिक की चर्चा ही नहीं कर पाएंगे तो फिर बेकार है पढ़ाई करें। अगर हम कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़ेंगे, हम ये सोचेंगे हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो बेकार है फिर। थोड़ा सा अगर एजुकेशन जिसके पास है उसके अंदर टॉलरेंट होना चाहिए। पहला लक्षण टॉलरेंस। पता है कितना मतलब हमारी सोसाइटी जो है भावनाओं में बह जाती है। भावना प्रधान देश है भारत। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हमारा क्लाइमेट चेंज को लेकर के टॉपिक दोस्तों सब खत्म हुआ। अब दोस्तों हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे। किसकी बेटा बात करेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व की। किसकी बेटा बात करने जा रहे हैं? बायोस्फीयर रिजर्व की। तो अब देखिए, अब आप कहोगे सर बायोस्फीयर रिजर्व आप ऑलरेडी एक लेक्चर पढ़ा चुके हो बायोस्फीयर रिजर्व का, आज ये सब दोबारा कैसे दर्शन करवा दिए? दोबारा दोस्तों दर्शन ऐसे करवा रहे हैं, सुन लो बालक। बायोस्फीयर रिजर्व में जो है आज मैं कुछ आपको नई चीज़ें बताऊंगा, हालांकि एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन आज दोस्तों कुछ फैक्चुअल पर्सपेक्टिव्स में आपको पढ़ाऊंगा बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों पहला बायोस्फीयर, देखो बायोस्फीयर रिजर्व पे मैं ऑलरेडी 1.5 घंटे का लेक्चर ले चुका हूँ, आप पहले उसको देखो जा करके, ठीक है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो उस बायोस्फीयर में मौजूद होती हैं। जैसे बायोस्फीयर एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें अंदर होती हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगी, नेशनल पार्क भी उसी में होंगे, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी होंगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात कर लेते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। किसका हम बात कर रहे हैं? हम दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो दोस्तों ये सबसे पहले आप शक्ल देखिए इसकी, ये दोस्तों नीलगिरी है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नीलगिरी जो है बहुत लंबे में फैली हुई है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या आता है, आप नाम सुन लीजिए फिर इसको मैप पे देखिए। दोस्तों इसमें वायनाड आता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या आता है? वायनाड। वायनाड ये कहाँ पड़ता है? वायनाड दोस्तों पड़ता है केरल में, ठीक है। वायनाड कहाँ पड़ता है भाई साहब? केरल में पड़ता है वायनाड, ठीक है। वायनाड से ही तो राहुल गांधी शायद चुनाव लड़ते हैं क्या? वायनाड केरला में पड़ता है वायनाड, दिख नहीं रहा वायनाड, ठीक है। तो यहाँ पे वायनाड कहीं पे होगा। वायनाड में दोस्तों लैंडस्लाइड भी बहुत होती है। ये दोस्तों है वायनाड, देख रहे हो, ये वायनाड है, वायनाड वायनाड वायनाड, ठीक है। तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे लैंडस्लाइड हुई थी, आपको याद है, केरल में। फिर दोस्तों दूसरी अगर बात करें तो नीलगिरी में ही नागरहोल एक जगह है, नागरहोल। तो नागरहोल भी दोस्तों यहीं होगा कहीं, ठीक है। नागरहोल नागरहोल शायद जो है कुछ है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो नागरहोल मिल जा, चलो नागरहोल मिल नहीं रहा है। बांदीपुर और मुदुमलई दोस्तों यहीं पे हैं, बांदीपुर और मुदुमलई। ये दोस्तों बांदीपुर है, ये देख सकते हो ना, ये देखो बेटा ये बांदीपुर है, ठीक है। ये बांदीपुर हो गया। अब मुदुमलई तुम्हारी कहाँ पे है? मुदुमलई, बांदीपुर तो ये तुम्हें दिख गया, ठीक है। और मुदुमलई दोस्तों यहीं पे है, इसी में आता है मुदुमलई। उसके बाद जो है नीलांबुर भी इसी में है, नीलांबुर। साइलेंट वैली ये भी दोस्तों यहीं पे है, साइलेंट वैली, ये नेशनल पार्क है साइलेंट वैली, ठीक है। ये नीचे देख रहे हो, नीचे साइलेंट वैली, ये नीचे देखो बेटा, नीचे नीचे ये मुकुर्ती और साइलेंट वैली पास ही में है, देखा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ, ठीक है, बाद में बात करेंगे। देखो बेटा ये राजीव गांधी नेशनल पार्क है, ठीक है, ये राजीव गांधी नेशनल पार्क है, ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। और दोस्तों ये जो है एक बर्ड सेंचुरी है कावेरी नदी पे, रंगानाथिटू बर्ड सेंचुरी, रंगानाथिटू बर्ड सेंचुरी कावेरी पे है, ठीक है। ये दोस्तों नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बांदीपुर जो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो है ना, बांदीपुर एक नेशनल पार्क भी है और बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी है दोस्तों। इसके ऊपर जस्ट अगर देखोगे तो नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। ये दोस्तों एक लेक है, अगर आप ध्यान से देखोगे नरसिम्हा बुद्धि लेक है, नरसिम्हा बुद्धि लेक, ठीक है, नरसिम्हा बुद्धि लेक, ठीक है। और ये दोस्तों मुदुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बांदीपुर के नीचे, बांदीपुर के जस्ट नीचे क्या है? मुदुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोस्तों कलपेट्टा फॉरेस्ट कॉफी कॉम्प्लेक्स है, कलपेट्टा फॉरेस्ट कॉफी कॉम्प्लेक्स,
ये दोस्तों मैसूर मैलगुरी नीलगिरी, मैसूर नीलगिरी। ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बताई, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये दोस्तों अब नीचे देखो, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और उसके ऊपर है नुकुर्ती नेशनल पार्क, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊं तो, और दोस्तों जो है ठीक है, बाकी जो है उसमें देखते हैं चल के, ठीक है। तो साइलेंट वैली इसी में पड़ता है। सिरुवणी हिल्स दोस्तों, सिरुवणी जो हिल्स हैं, कौन सी हिल? सिरुवणी हिल्स, सिरुवणी हिल्स। ये दोस्तों कहाँ पे हैं? 3 स्टेट में पड़ती हैं सिरुवणी हिल्स, ठीक है। ये दोस्तों सिरुवणी हिल्स हैं, स्टेट्स। ठीक है, ये देख रहे हो नीचे, ये दोस्तों सिरुवणी हिल्स हैं, इन नीचे सिरुवणी हिल्स, ठीक है। तो ये कितने स्टेट में है? ये दोस्तों सिरुवणी जो हिल्स हैं तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, ठीक है। अब दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो नीलगिरी में आपने लोकेशन देखी कौन कौन सी आती हैं? अब से ध्यान से सुनिए, वायनाड आती है, नागरहोल आती है, बांदीपुर आती है, मुदुमलई आता है, नीलाम्बूर आता है, साइलेंट वैली आती है, सिरुवणी हिल्स आती हैं। तो ये सब नीलगिरी में ही लोकेशन है, बायोस्फीयर रिजर्व में। लोकेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब नीलगिरी में दोस्तों नेशनल पार्क कौन कौन से आते हैं, इसकी भी बात करते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क की बात करेंगे दोस्तों। नीलगिरी में जो पहली नेशनल पार्क आता है नीलगिरी, देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, बड़ा पार्ट, उसमें बहुत सारे नेशनल पार्क आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती हैं। जैसे नेशनल पार्क नीलगिरी में कौन से आते हैं? जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क, मुदुमलई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आती हैं उसका नाम है अरालम, वायनाड, सत्यमंगलम, ठीक है। तो ये दोस्तों 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगी। और नेशनल पार्क आपके कौन हो गए? बांदीपुर, मुदुमलई, मुकुर्ती, नागरहोल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क थे। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरालम, वायनाड, सत्यमंगलम, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको जरूर पता होना चाहिए, फैक्ट है। यूपी से पूछ चुका है, इसे पूछता है कि नीलगिरी में कौन कौन सी नेशनल पार्क नहीं आते हैं, पूछ देगा, ठीक है। अब दोस्तों आ जाओ नंदा देवी पे। तो भाई साहब नंदा देवी कहाँ पे है? अब आ जाओ नंदा देवी। ये दोस्तों नीलगिरी है, ठीक है। 16 फॉरेस्ट पढ़ा चुका हूँ भैया, ये सब पढ़ा चुका हूँ बायोस्फीयर। अब आ जाओ दोस्तों नंदा देवी पे। दोस्तों ये है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये आपके उत्तराखंड में पड़ता है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये नंदा देवी पीक है, ठीक है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क में नहीं, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में जो है चमोली आता है। चमोली एक आपको पता है कि जिला है उत्तराखंड का। पिथौरागढ़ आता है, अब बागेश्वर आता है। दोस्तों याद रखिएगा बागेश्वर है, ये बाघ नहीं है, लेके बाघ का करेजा ऊपर वाला भेजा वो नहीं, बागेश्वर है ये दोस्तों, बागेश्वर है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। कभी स्टेट पीसेस में इसे पूछ देते हैं। नेशनल पार्क कौन से आते हैं नंदा देवी में? दोस्तों 2 नेशनल पार्क आते हैं, एक नंदा देवी नेशनल पार्क आता है, एक दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर आती है, ठीक है। तो ये 2 नेशनल पार्क इसी में आते हैं, नंदा देवी में। फिर दोस्तों एक नोकरेक है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। किसकी बात की दोस्तों? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए नोकरेक क्या है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में दोस्तों पड़ता है, वेस्ट जो गारो हिल्स है ना उसी में पड़ता है नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है। ये दोस्तों नोकरेक नेशनल पार्क है, कुलॉक गिबन यहीं पाया जाता है। ये दोस्तों ऑरेंज ऑर्चार्ड है, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। तो अब देखिए नोकरेक दोस्तों जो है ये गारो हिल्स में पड़ता है, मेघालय। यहाँ पे दोस्तों नेशनल पार्क जो है उसका नाम है नोकरेक रिज नेशनल पार्क, EGG है, ठीक है, ठीक है।
तो नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ है? मेघालय, ठीक है, मेघालय। दोस्तों याद इसको कैसे रखोगे? मान लो मेघालय में है कोई तरीका? गारो हिल्स में है, तो मेघालय में नोकरेक है। दोस्तों मेघ माने होता है बादल, ठीक है। और जब दोस्तों जहाँ पे पानी बरसता है वहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं? एकदम नोक वाले होते हैं, कीलदार, ठीक है। मतलब ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं तो चुनीले होते हैं ना ऊपर, जैसे जहाँ पे पानी ज़्यादा बरसेगा तो पेड़ कैसे जाएंगे? एकदम ऊंचे जाएंगे, नोक हो जाएगी ऊपर। तो मेघालय मतलब नोकरेक, ठीक है, इसे याद कर लो। अब दोस्तों ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व पे आ जाओ, ठीक है। तो ये दोस्तों दो आइलैंड को मिला के बनता है, अंडमान और निकोबार आइलैंड, ठीक है। साउथर्न मोस्ट आइलैंड नहीं है अंडमान और निकोबार। ये दोस्तों बायोस्फीयर जब रिजर्व पढ़ाए थे तब भी पढ़ाया था, उसको भी देख लेना, उस लेक्चर को, पिछले वाला थोड़े दिन पहले लिया था। प्लेलिस्ट एक बनी होगी, उसमें सारे लेक्चर मिल जाएंगे सीरियल से। दोस्तों इसमें नेशनल पार्क आपके दो आते हैं, एक तो गैलेथिया बे आता है और दूसरा कैंपेबल बे आता है। तो दो दोस्तों नेशनल पार्क इसमें आते हैं आपके ग्रेट निकोबार में। फिर दोस्तों एक गल्फ ऑफ मन्नार, तो नोकरेक आपको दिखा दिया। फिर कौन था? नोकरेक हो गया था, नोकरेक के बाद ग्रेट निकोबार था। दोस्तों ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व आप एक बार दर्शन कर लीजिए, ठीक है। यही है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो इसमें गैलेथिया बे नेशनल पार्क और कैंपेबल बे नेशनल पार्क दोनों आते हैं, ठीक है। गैलेथिया बे नीचे है, यहीं पे दोस्तों अंडमान निकोबार ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट भी बन रहा है भारत सरकार का, जिस पे लेकर बवाल जो है फैला हुआ है। और दोस्तों ऊपर कौन है? तो ऊपर है कैंपेबल बे नेशनल पार्क, ठीक है। अब दोस्तों किस पे हम आ रहे हैं? अब हम आ रहे हैं किस पे चल रहा है? गल्फ ऑफ मन्नार पे। देखो गल्फ ऑफ मन्नार को देखो, ये दोस्तों तमिलनाडु में है, डुगोंग यहीं पाया जाता है, सी ग्रास बीड होती हैं, ठीक है, घास पे डुगोंग, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार है। मन्नार से कोई गाना है ना, वो कौन सा है मन्नार से गाना? नारे नारे, गाना कमेंट करके बताना। नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना। तो गल्फ ऑफ मन्नार में दोस्तों आपका आता है, गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये आपकी इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, तमिलनाडु में, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। इसमें दोस्तों जो नेशनल पार्क है, एक ही नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। ईजी है याद करना, ठीक है। तो हो गया आपका। अब आ जाओ दोस्तों अगले बायोस्फीयर रिजर्व पे, उसका नाम है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसमें मानस में दोस्तों कौन कौन आता है? तो भाई साहब मानस में आपका आएगा, आ जाओ मानस पे, ठीक है। तो ये दोस्तों मानस नेशनल पार्क है, नहीं मानस बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें दोस्तों पार्ट कौन से आते हैं? जगह के नाम सुन लो, कोकराझार, मोंगई गांव, बारपेटा, नलबड़ी, कामरूप। कामरूप दोस्तों याद आया आपको? कामरूप किंगडम हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा मैं, कामरूप किंगडम असम का। दोस्तों असम से क्वेश्चन आया है, यूपीएससी ने पूछा 2026 में। कनेक्ट करने की बस बात है, जो कनेक्ट नहीं कर पाए ज़िंदगी में वो बेकार है, वो आईएएस के लिए बना ही नहीं है। तुम अगर आसाम से क्वेश्चन नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो भैया, 2026 में क्या पूछा है? मैदोम से पूछा है क्वेश्चन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैदोम जो है, जो डेड बॉडी को बर किया जाता था। कामरूप किंगडम असम का, कुछ समझ में आया? कामरूप जगह याद कर लो, दरांग। तो दोस्तों ये सारे पार्ट हैं मानस के, कोकराझार, मोंगई गांव, बारपेटा, नलबड़ी, कामरूप, दरांग, ठीक है। तो असम में अभी समय तो फ्लड आई हुई है, बाढ़ आई हुई है, ठीक है। तो मानस जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें जो नेशनल पार्क आते हैं, मानस नेशनल पार्क आता है, नाम ही उसका मानस है, ईजी है। विल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें मानस विल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, ठीक है। तो मानस आपको याद हो गया होगा, ये दोस्तों मानस है, ये मानस नेशनल पार्क है, ठीक है। यहाँ पे इंडियन राइनो पाया जाता है, बहुत कम ही राइनो मिलते हैं, ठीक है, यहीं पे पाया जाता है। तो कितनी अच्छी ब्यूटीफुल प्लेस है, पीछे पहाड़ हैं, पेड़ पे बैठ के जो है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जगह अगर चाहो तो आप देख सकते हो, ये देख रहे हो, ये दोस्तों कलिम्पोंग है, हालांकि दिखाई नहीं रहा होगा आपको, छोड़ो। ये दोस्तों व्यू है, कितना ब्यूटीफुल व्यू है, मतलब इमेजिन करो तुम, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब इसे तुम अगर बैठ जाओ जा करके, तो इसे मतलब सुबह सुबह उठे हो तुम, ठीक है, मैगी बनाओ बढ़िया एकदम टाइप की, एकदम मस्त ठीक है। अब आओ दोस्तों सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो सुंदरवन बिल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे नेशनल पार्क,
ठीक है। सुंदरबन नेशनल पार्क एक तो है, सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। सुंदरबन यहाँ पे क्या है, नेशनल पार्क। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे कौन कौन सी हैं सुंदरबन में? दोस्तों 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे। एक है सजने खाली, सजने खाली। दोस्तों वेस्ट बंगाल में मुझे ये नहीं समझ आता है कि जितने भी नाम मैंने सुने, जैसे महात्मा गांधी जो है 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे नोआ खाली में दंगे शांत करवा रहे थे, नोआ खाली। और ये दोस्तों सजने खाली है, तो खाली का मतलब बंगाली में क्या होता है? हालांकि सर्च कर लेते हैं। जैसे दोस्तों कश्मीर में आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी जगहों के नाम नाग मिलते हैं, नाग, ठीक है, जैसे अनंतनाग, ठीक है। तो वहाँ पे नाग का मतलब कश्मीरी लैंग्वेज में होता है जहाँ से बोट वाटर का ओरिजिन हो रहा हो, ठीक है। खाली का मीनिंग क्या होता है बंगाली में, इसको भी देख लेते हैं लगे यहाँ तो, बिकॉज आई एम मच इंटरेस्टेड इन लैंग्वेज। खाली इन बंगाली प्राइमरली मीन्स एम्प्टी, बेयर आर वैकेंट एंड कैन ऑल्सो फंक्शन एज वर्ब मीन मेरली आर ऑलवेज। अच्छा, बंगाली में इसका मतलब क्या होता है? खाली जगह, एम्प्टी। तो खाली तो हमें भी पता है कि खाली का मतलब खाली होता है, एम्प्टी। हम सोचे शायद कुछ नया मतलब होगा, लेकिन खाली को खाली क्या कहते हैं, मतलब एम्प्टी क्या है मतलब यहाँ पे भारत तो है। तो सजने खाली सेंचुरी सुंदरबन में है। लोथियान सेंचुरी ये भी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है, वाइल्ड लाइफ। और हैलीडे, ठीक है, तो हैलीडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुंदरबन में है। अब दोस्तों हम बात करेंगे सिमलीपाल की। सिमलीपाल दोस्तों कहाँ है? ये मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना उड़ीसा का, वहाँ पे है। तो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व इसी में आता है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी इसी में आता है। नेशनल पार्क कौन सा है? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो हथगढ़ और कुलदीहा। दोस्तों कुलदीवा नहीं है जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया था, चावल जहाँ मिला था वो नहीं है, कुलदीहा है, कुलदीहा, ठीक है। दीघा जो है कहाँ पड़ता है? ये दोस्तों वेस्ट बंगाल में पड़ता है, दीघा बीच। ये दोस्तों कुलदीहा है, कुलदीहा। स्पेलिंग देख लो, हथगढ़, GARHHAD, हथगढ़, ठीक है। तो आपने क्या देखा? सिमलीपाल, ठीक है दोस्तों, ये सिमलीपाल है, ठीक है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सिमलीपाल, ठीक है। टाइगर रिजर्व भी यही है, हाथी भी यही है। अरे भैया बंगाल टाइगर आ जाएगा ना बंगाल से। अब दोस्तों 9 नंबर पे है डिब्रू सैखोवा। ये कहाँ पड़ता है भैया? ये डिब्रू सैखोवा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आसाम के डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें मिलता है। दोस्तों डिब्रूगढ़ जगह को याद रखो, आसाम में अक्सर चर्चा में रहती है न्यूज़ में, डिब्रूगढ़। डिब्रू सैखोवा में दोस्तों 2 नेशनल पार्क हैं। एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ईजी है, ठीक है। तो डिब्रू सैखोवा आपने देख लिया, ठीक है। ये डिब्रू सैखोवा आसाम में पड़ता है। कितनी बढ़िया जगह है दोस्तों जरा इमेजिन करो, सोचो, मतलब कल्पना करके देखो, मतलब ये तुम पेड़ पे बैठे हो रात में, ठीक है, आम खा रहे हो बढ़िया, और पता चला छप्पर से नीचे गिरो आ करके, तब तक तुम्हें मगरमच्छ से आए खुद से खा ले करके, ठीक है। तुम्हारी पिकनिक सब निकल जाए, यहीं पे ट्रिप हो जाए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे वाइल्ड वाटर भी फैलो पाई जाती है, इसको मैं देख चुका हूँ कानपुर के जू में, ठीक है। तो नाव है दोस्तों। अगली है 10 नंबर पे है देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, देहांग दिबांग, ठीक है। तो ये दोस्तों ये है देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में आपका मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये देख रहे हो यहीं पे ब्रह्मपुत्र के ऊपर है, दिहांग दिबांग इसका नाम है। ये दोस्तों सियांग और दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में है, उसका हिस्सा है सियांग और दिबांग वैली। नेशनल पार्क यहाँ पे कौन है? तो मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में इसी का पार्ट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसकी। दोस्तों अगला बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका नाम है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, पंच मतलब 5, मणि माने मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये दोस्तों है पंचमढ़ी, कितना गहरा है यार, मतलब ऊपर से जो है दोस्तों। महाराष्ट्र में जितने भी किले हैं ना छत्रपति शिवाजी महाराज जी के, वो दोस्तों इतने ऊंचे ऊंचे किले हैं, मतलब छतेरा जो है एकदम दिल जो है हाथ पे आ जाता है देख करके, इतने एकदम स्टीप साइडेड, पता नहीं कैसे जो है मतलब महाराज ने जो है वहाँ पर रूल किया होगा, मतलब मेरी बस की ना भाई साहब, मतलब इतना ऊंचा ऊंचा किला है, समझ रहे हो। तो 12 दोस्तों टोटल मराठा के लैंडस्केप हैं, ठीक है।
बड़ा खतरनाक है भाई साहब। मतलब कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है किले बनाए, इतने डेंजर किले हैं। कभी महाराष्ट्र जाओ, देखो जाकर कितने ऊंचे ऊंचे किले हैं। ठीक है, तो पंचमढ़ी जो है ये कहाँ पे है? तो दोस्तों बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं मध्य प्रदेश के। छिंदवाड़ा तो आपने कई बार सुना होगा, होशंगाबाद भी सुना होगा, ये सब मध्य प्रदेश में है। तो नेशनल पार्क यहाँ पे पंचमढ़ी में कौन है? सतपुड़ा नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है बोरी। बोरी से याद आया, एक दोस्तों बोरी महाराष्ट्र में भी है, बात समझ रहे हो? एक महाराष्ट्र में भी बोरी है। उसका ये बोरी बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र वाली तो नहीं है, मध्य प्रदेश में जाती हो, लेकिन मध्य प्रदेश से बॉर्डर बन सकता है। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों ये एमपी में ही है। ठीक है, एक दोस्तों बोरी महाराष्ट्र में भी पड़ता है जहाँ तक मैंने सुना है, बोरीवली, कांदीवली है। देखो बोरी महाराष्ट्र में भी है, अपन कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये बोरी दूसरा है। ठीक है, महाराष्ट्र में भी है, एमपी में भी है, तो कंफ्यूज मत होना। अब पंचमढ़ी जगह है तो पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक तो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? पंचमढ़ी में ही है, बायोस्फीयर में। फिर दोस्तों 12 नंबर जो नाम है वो मैं ले नहीं सकता हूँ, जिसका नाम क्या है? थैंग चेंड जोंगा। ठीक है, तो ये दोस्तों वाइल्ड लाइफ नहीं, बायोस्फीयर एक रिजर्व है ये, खैंग चंग जोंगा। ठीक है, इसका नाम ही नहीं ले पाओ, सिक्किम में है। ठीक है, ये खैंग चेंग जोंगा। ठीक है, जो भी बोल दो सब सही है। तो ये दोस्तों पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उन्हीं का नाम है। यहाँ पे दोस्तों वही नेशनल पार्क है जो इसका नाम है ना, वही नेशनल पार्क है, खैंग चेंग जोंगा नेशनल पार्क। बोल दो कुछ भी, ठीक है, वो सब सही है। दोस्तों एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है अगस्थमला। ये दोस्तों किसका पार्ट है? अगस्थमला बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों 2 जगह हैं, आपने अक्सर सुनी होंगी तमिलनाडु में, तिरुनेलवेली तमिलनाडु। कोई तमिलनाडु का अगर देख रहा हो तो भाई साहब, हालांकि देख तो रहे होगे, अगर कभी तमिलनाडु जो है कोई लोकल हो तो हमें ज़रूर बुलाओ। ठीक है, मैं थोड़ा डरता हूँ तमिलनाडु जाने से, पता नहीं, सुना है कि वहाँ पे जो है हिंदी वालों को जो है अच्छा बिहेव नहीं करते हो। ठीक है, तो कोई तमिलनाडु जो है मैं ज़रूर बताओ, मुझे जो है ज़रूर आना है तमिलनाडु। ठीक है, रह गया है मेरा, कहाँ गया? कौन सा मैं ढूंढ रहा था? अरे भाई साहब मैं ढूंढ कहाँ रहा था? अगस्थमला। ठीक है, ये अगस्थमला ही है। ठीक है, अगस्थमला ही बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अगस्थमाला। माला का दोस्तों मतलब होता है पर्वत। ठीक है, माला, जहाँ पे माला दिख जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे एडवेंचर जोन एक बना के रखा है। ठीक है, अगस्थमाला माउंटेन है। दोस्तों 2 डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के, एक तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी। और दोस्तों केरल के जो भी कुछ डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, केरल के भी, जैसे तिरुवनंतपुरम, पता ही होगा, कोल्लम और पतम, ये क्या केरल का नाम है? पतनमथिट्टा। ठीक है, ये केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, पतनमथिट्टा। ठीक है दोस्तों, केरल का नाम अब केरलम हो चुका है, मुझे भी पता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात की जाए दोस्तों, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम यहाँ पे क्या है? सेंडुरनी, पेपरा, नेयार। ये दोस्तों 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे। टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? कलाकड़ मुंदा थुरई। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के सब हिस्से हैं। अब दोस्तों आ जाओ अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें दोस्तों जो पार्ट आते हैं वो आते हैं अनूपपुर, दिंदोरी डिस्ट्रिक्ट एमपी के, और पार्ट इसमें आते हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के, छत्तीसगढ़ के। ठीक है, और इसमें दोस्तों क्या आता है? इसमें अचनाकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है और टाइगर रिजर्व भी आता है। अचनाकमार अमरकंटक, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है अचनाकमार। तो देख लीजिए भैया, अचनाकमार ये एमपी और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अचनाकमार मेकाल हिल्स में। ठीक है, अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये यहाँ पे है, ये देखो छत्तीसगढ़ है ना, और ये उधर एमपी है, तो यहाँ दोनों में जाता है। ठीक है, ठीक है, अचनाकमार अमरकंटक हो गया। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 2 मध्य प्रदेश के, अनूपपुर और दिंदोरी, और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जो जिला है वो दोस्तों इसी में आता है। तो अचनाकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी में है और टाइगर रिजर्व भी इसी में है। अब दोस्तों आ जाओ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। तो कच्छ दोस्तों गुजरात में है, कच्छ, ग्रेट रण ऑफ कच्छ। आपने तारक मेहता में देखा होगा इसको। ठीक है दोस्तों, ये कच्छ है। ठीक है,
यहाँ पाकिस्तान से एक विवाद भी हमारा चलता है, ठीक है। पढ़ाया है मैंने, एक 6 घंटे का लेक्चर लिया था, 7 घंटे का शायद, उसमें मैंने कवर किया था विवाद क्या है। तो ग्रेट रण ऑफ कच्छ जो है ये दोस्तों, इसमें आपके कौन से इलाके आते हैं? एक तो कच्छ आता है, एक राजकोट आता है, एक सुरेंद्र नगर आता है, ठीक है। राजकोट में दोस्तों जो है, राजकोट का जो राजा था वो सरेंडर नहीं कर रहा था, मतलब राजकोट का राजा जो है गांधी जी की बात नहीं माना था, ठीक है। सरदार पटेल का यहाँ पे विवाद एक रहता है। गांधी जी फिर हार के जो है राजकोट को छोड़ के चले गए थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट वो मान ही नहीं रहा था, ठीक है। तो मॉडर्न स्ट्रीम पढ़ाऊंगा आपको। फिर दोस्तों सुरेंद्र नगर ये भी यहीं आता है। पाटन सिविल डिस्ट्रिक्ट गुजरात का यहीं पे आता है। पाटन दोस्तों कुछ याद आया? सोमनाथ मंदिर पाटन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे हैं कच्छ डेजर्ट सेंचुरी, वाइल्ड आस सेंचुरी, नारायण सरोवर सेंचुरी, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व। तो ये सब यहीं पे पड़ते हैं कच्छ में। अगला दोस्तों हमारा 16 नंबर है कोल्ड डेजर्ट। क्या नाम है भैया? कोल्ड डेजर्ट। इसमें कौन आता है? तो इसमें दोस्तों आता है आपका पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। पिन वैली नेशनल पार्क और उसके सराउंडिंग वाले जैसे चंद्रताल और सरचू, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क इसमें कौन से आते हैं कोल्ड डेजर्ट में? तो पिन वैली नेशनल पार्क आता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी आती है? तो चंद्रताल, सरचू, किब्बर, ठीक है। तो 3 हो गई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों ये कोल्ड डेजर्ट की मैं बात कर रहा था, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे भैया? हिमाचल प्रदेश में है। स्नो लेपर्ड मिलता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। एक ठंडा डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान। सरचू दोस्तों लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। ये सराउंडिंग है इसके, सरचू वगैरह लद्दाख में, ठीक है। स्नो लेपर्ड दोस्तों यहीं है। देखिए कितना बढ़िया एकदम ठंडा रेगिस्तान। समझ रहे? पानी नहीं मिलता है, ऐसी जगह मारो जहाँ पानी ना मिले। शेषाचलम हिल, शेषाचलम हिल। शेषाचलम से दोस्तों कुछ याद आया? ये वही है जो आप देखते हो ना पुष्पा वाली मूवी में। नहीं तुम साउथ वाली मूवी में देखा होगा, एकदम गुंडे टाइप के मार एकदम हंसिया लेकर जो है निकल पड़ते हैं, तो वही वाला इलाका है ये शेषाचलम। समझ रहे? यहीं पे वो सब पाए जाते हैं जो तुमने साउथ वाली मूवी में देखे होंगे। समझ रही है दोस्तों? यही इलाका है शेषाचलम, साउथ मूवी में ये दिखाया जाता है। शेषाचलम साउथ मूवी। हमें पता है विलेन की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो पुष्पा भाऊ वाली मूवी में सब शेषाचलम वाला ही सीन होता है, ठीक है। तो वो सब जो हंसिया लेके ना एकदम एकदम घुमा के चलते हैं। तो शेषाचलम हिल में दोस्तों जो है पार्ट आते हैं आपके चित्तूर। कहाँ पे भैया? आंध्र प्रदेश में है, कदप्पा। चित्तूर और कदप्पा 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसी में है शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क कौन सा है यहाँ पे? तो श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। दोस्तों वेंकटेश्वरा का मतलब होता है भगवान विष्णु, ठीक है। इनको जो है वहाँ पे लॉर्ड वेंकटेश्वरा कहते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा हाय वेंकटेश्वरा, ठीक है। और वेंकटेश्वरा जो है इन्हीं को कहते हैं। मैं सही हूँ कि गलत हूँ? वेंकटेश्वरा उन्हीं का नाम है। फिर दोस्तों लास्ट एंड फाइनल जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व रह गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम भाई साहब है, कहाँ गया? पन्ना। पन्ना धाय दोस्तों जो है एक महिला थी, ठीक है। उनकी स्टोरी मैं कई बार जो है स्कूल में पढ़ाई जाती थी मेरे। पन्ना धाय, ठीक है, महिला थी, मध्य प्रदेश में है पन्ना, ठीक है। और पन्ना जो है ये गोल्ड के लिए भी शायद जाना जाता है। पन्ना, कोलार और पन्ना, गोल्ड नहीं डायमंड के लिए, डायमंड पन्ना, ठीक है। तो पन्ना ये मध्य प्रदेश में है। पन्ना नेशनल पार्क, बंगाल टाइगर भी मिलते हैं यहाँ पे। तो पन्ना दोस्तों जो है छतरपुर, बागेश्वर वाले धाम के बाबा सुने होंगे, छतरपुर वाले, वही है। तो पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी है जिसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों ये फाइनली जो है आपके बायोस्फीयर रिजर्व की जो लोकेशन है वो वाली मैटर आपका क्लियर हो चुका है। स्पीसी भी अगर आपको जाननी थी तो इसके लिए आप हमारा एक डेडिकेटेड लेक्चर है उसको देख के आइए। पिछला मैंने 1.5 घंटे का लिया था, उसमें भी मैंने कवर किया था। तो आज रहा बचा वो भी कवर हो गया। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं, अब कल मुलाकात होगी। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिस डरते थे वही बात हो गई। ला 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 ला। दोस्तों आप जो है काम करिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज करें और हमें बताएं, हमें काफ़ी खुशी होगी अगर आपके डाउट मैं क्लियर कर पाया।
बाकी कमेंट करके जरूर बताया करें लेक्चर की क्वालिटी गुणवत्ता के बारे में। बचे हुए लेक्चर भी देख लें। ठीक है, धन्यवाद, बाय।